Hi friends, welcome to lecture number 2 on Forex, Foreign Exchange Risk Management. So लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किए थे फॉरेक्स के बेसिक्स, जिसमें हमने देखा कि बेसिक कोटेशन कैसे होता है, यूएसडी का मतलब क्या होता है एंड ऑल द थिंग्स विच रिलेट्स टू फॉरेन एक्सचेंज. एंड फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोजर आने की वजह से क्यों हमें रिस्क मैनेज करना पड़ता है या किस तरीके से रिस्क अराइज होता है. ठीक है, आज के सेशन में हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कोटेशन से रिलेटेड है. कोटेशन यानी रेट किस तरीके से कोट किया जाता है वो. सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेट कोटेशंस, रेट कोड्स, एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखेंगे क्रॉस करेंसी रेट. ठीक है, ये दो बहुत ही प्राइमरी एरियाज है. ये लेक्चर 2 में कवर होगा एंड कल का जो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 3, उसमें प्राइमरीली सारे जो फॉरवर्ड रिलेटेड टॉपिक्स है, फॉरवर्ड प्राइसिंग रिलेटेड या एक्सचेंज फॉरवर्ड करेंसी का जो रेट होता है, फॉरवर्ड रेट होता है जो करेंसी का होता है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे. राइट, चलो. सो नाउ विल स्टार्ट एट टुडेज सेशन. पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, एक एग्जांपल लेके चल रहे थे, जैसे कि ये हो आप, ठीक है, आप गए डीलर के पास में फॉर ये करेंसी डीलर एंड आपको से डॉलर $10,000 परचेस करने. ठीक है, बिकॉज आप यूएस जा रहे हो घूमने के लिए और आप चाहते हो कि डॉलर 10,000 स्पेंड करो वहां पे एंड यू वांट सम लाइक बढ़िया वहां पे एक्टिविटी एडवेंचर वगैरह करो. तो उसके लिए आपको चाहिए $10,000. ठीक है, अब डीलर ने, हमने कल के एग्जाम्पल में देखा था कि डीलर ने आपको रेट कोट किया कि $1, $1 का रेट चल रहा है अभी से ₹80. तो आपको इस हिसाब से रेट कितना मिलेगा, आपको आपको रेट एज एन आपको रुपया कितना पे करना पड़ेगा, मतलब $10,000 रिसीव करने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा. तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली 8 लाख का. ठीक है, आप 8 लाख का पेमेंट करोगे, यू विल पे 8 लाख एंड उसके अगेंस्ट में आपको 10,000 रिसीव हो जाएंगे. कल के इसमें हमने क्या गलती की, गलती यानी थोड़ा सा इनएक्यूरेसी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में. जो डीलर है, हमने अज्यूम कर लिया कि डीलर ने हमें रेट कोट किया है कुछ इस तरीके से कि $1 की कीमत है 80 रुपए, उसके हिसाब से, एंड देन वी प्रोसीडेड और कैलकुलेशन, लाइक हमने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया. इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होगा. डीलर जो रेट कोट करता है, डीलर कुछ इस तरीके से आपको रेट कोट करेगा. $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, 80 रुपीज 82. ओके, रुपीज 82. तो ये मैं बहुत ही जेनेरिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मतलब लिखने का तरीका बहुत ही बेसिक है, कुछ इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा. इट विल बी रिटन इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट, बट जब वो थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे उसमें कवर हो जाएगा, या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा. फॉर नाउ वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन कि यार ये डीलर ने 2 रेट कोट क्यों किए हुए, वो क्या बोलना क्या चाह रहा है, 80 बोलना चाह रहा है या 82 बोलना चाह रहा है. ये प्रॉब्लम होगी ना कि अब यार 80 मतलब मुझे 80,000, 8 लाख पे करना पड़ेगा या 8,20,000 पे करना पड़ेगा $10,000 के लिए. राइट, अब हमें डिस्कस करना है ये वाला पोर्शन. ये है टॉपिक विच रिलेट्स टू बिड आस्क रेट, बिड आस्क रेट्स. ठीक है, चल. डीलर बना लेते हैं पहले. एंड दिस इज यू, और यू बोलने के जाए मिस्टर ए बोल देते इसको, मिस्टर ए. ठीक है, तो मिस्टर ए गए डीलर के पास में और डीलर को बोला कि ओके आई वांट $10,000, मुझे आपसे $10,000 खरीदने हैं, उसके लिए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा. तो डीलर ने रेट कोट किया हुआ है. दिस इज द डीलर्स रेट. $1 इज इक्वल टू रुपीज 80, रुपीज 82. ठीक, अब ये क्या चीज है, ये क्या स्ट्रक्चर है. ये जो 80 है ये होता है बिड रेट एंड ये होता है आस्क रेट, बिड आस्क रेट. डीलर जब भी आपको रेट कोट करेगा, ही विल कोट इन द फॉर्म ऑफ बिड आस्क रेट. ठीक है, बिड एंड आस्क दोनों. इंस्टेड ऑफ यू डायरेक्टली सेइंग कि मुझे खरीदना है
and like what is the rate of dollar, तो you will simply say कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप बाय और सेल का डिसीजन लोगे. सो इसलिए क्योंकि अब डीलर को पता नहीं है स्पेसिफिकली कि आपका इंटेंशन क्या है, आप डॉलर खरीदना चाहते हो, आप डॉलर बेचना चाहते हो. और डीलर के लिए, डीलर के एंगल से सोचो कि यार दिन भर में उसके पास में 100 लोग आ रहे होंगे. अब वो हर किसी को अच्छा आप बेच रहे हो खरीद रहे हो, तो ये करने के बजाय डीलर सिंपली पूछ लेगा कि ओके डॉलर का रेट चाहिए आपको, ये हो गया डॉलर का रेट, एंड बिड आस्क में कोट करेगा. बिड होता है बाय का रेट, बाय का रेट, एंड आस्क होता है सेल का रेट. ठीक है, तो बिड होता है बाय का रेट एंड आस्क होता है सेल का रेट. बाय का रेट मतलब डीलर जिस रेट पे आपसे करेंसी खरीदेगा, एंड सेल का रेट होता है डीलर जिस रेट पे आपको करेंसी बेचेगा. एंड मान लो आपने साइमल्टेनियसली करेंसी खरीदी, अगर आपने खरीदी या मिस्टर ए ने खरीदी, तो वो डीलर के लिए क्या हुआ, आप करेंसी खरीद रहे हो तो कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, राइट. सब्जी मंडी में जाते हैं आप, अगर पत्ता गोभी खरीद रहे हो तो वो बेच रहा है. ठीक, इन सिमिलर फॉर्मेट जब आप डॉलर खरीद रहे हो, जब आप आम खरीद रहे हो, जब आप मैंगो खरीद रहे हो, तो डीलर उसको बेच रहा है, सो वो सेल रेट को अप्लाई कर देगा. ठीक है, एंड अगर आप डीलर को बेच रहे हो डॉलर्स, ऑब्वियसली बात है राउंड ट्रिप कंप्लीट करोगे, अपना टूर कंप्लीट करोगे और वापस में $2000 अगर बच गए तो डीलर को वापस बेचोगे. तो जब आप डीलर को वापस बेचोगे तो डीलर आपसे ये करेंसी खरीदेगा. डीलर को आप बेच रहे हो तो डीलर करेंसी खरीद रहा है, डीलर करेंसी खरीद रहा है तो बाय रेट अप्लीकेबल हो गया. ठीक, एग्जाम में कंफ्यूजन यही होता है कि बाय रेट लेना है या सेल रेट लेना है, और किसका लेना है और कब लेना है. ठीक है, तो हमारा गोल ये रहेगा ये पूरे सेशन में कि ये वाला कंफ्यूजन पूरा का पूरा ठीक करें. मेरी एक फ्रेंड है जो मॉक टेस्ट वगैरह चलाती है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स या आंसर शीट्स होती है ना, आंसर शीट्स मंगवाई थी. और ये मैंने थोड़ा सा जनरल में भी ऑब्जर्व किया हुआ है, इसके पहले भी मैंने आंसर शीट्स देखी हुई है सीए फाइनल वालों की या एसएफएम वालों की. सो ये जो कॉमन मिस्टेक है ना जो स्टूडेंट्स करते हैं कि बिड की जगह पे आस्क ले लेना और आस्क की जगह पे बिड ले लेना, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है. क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर ए को बाय करना है, और वहां पे लिखा हुआ है बिड आस्क रेट, क्वेश्चन में बिड आस्क रेट दिया हुआ है. तो वो क्या दिमाग में बहुत बार ट्रिगर नहीं हो पाता है कि बाय लेना है कि सेल लेना है, और स्टूडेंट्स गलती से बाय का रेट लेके कैलकुलेशन कर लेते, तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा. हमेशा याद रखना है, अगर आप एक कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर डीलर के पास में जाता है, अगर कंज्यूमर डीलर के पास में अगर जाता है, तो कंज्यूमर कौन हुआ, इंडिविजुअल हो सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, कोई भी जिसको करेंसी का काम है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है. ठीक है, जो करेंसी में ट्रेड नहीं कर रहे, डील नहीं कर रहे, उनकी बात कर रहे हैं. सो वो जब भी डीलर के पास में जाएंगे तो डीलर बिड आस्क रेट कोट करेगा, तो वो अपना बाय और सेल बताएगा, उसका खुद का डीलर अपना बाय और सेल बताएगा, ना कि कंज्यूमर के लिए क्या बाय और सेल रेट है. सो डीलर ने कोट किया कि मैं 80 में खरीदने को तैयार हूं और 82 में बेचने को तैयार हूं. ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आपको है ना सोचना क्या है इसमें, सोचते वक्त ये सोचो कि डीलर ऐसा कर क्यों रहा है. एक्चुअल में अगर डीलर सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा, एक नॉर्मल डीलर, एसी बेचने वाले, कूलर बेचने वाले, कोई भी डीलर को आप इमेजिन करो, वो सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है, बराबर है. पर वो कंपनी से सस्ते में खरीदता है और आपको महंगे में बेचता है, राइट. और वो जो डिफरेंस होता है बाय एंड सेल का, वही उसका प्रॉफिट होता है. यहां पे भी एग्जैक्टली सेम चल रहा है. द डिफरेंस इज कि वो बाय एंड सेल, हम जो फर्स्ट फेज में डिस्कशन कर रहे हैं उसमें, वो बाय एंड सेल कंज्यूमर से ही कर रहा है. ठीक है, चलो. सो अभी आपको चाहिए $10,000, यू आर बाइंग $10,000, यू आर बाइंग $10,000. तो आपके लिए डीलर का, क्योंकि आपको डीलर आपको सेल कर रहा है, ये दिमाग में बार बार रिपीट करना कि डीलर आपको सेल कर रहा है, सो ही विल अप्लाई सेल रेट. एंड उसके लिए आपको जो अभी पेमेंट करना पड़ेगा खरीदने के लिए, सो यू विल पे डीलर ₹8,20,000. ठीक है, 8,20,000 का आप उसको पेमेंट करोगे टू बाय $10,000. अब मान लो आपने ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया और फिर आप निकले, और फिर आपको आपके दोस्त का फोन आ गया कि यार यूएस का ट्रिप कैंसिल कर, यूरोप चलते हैं, यूरोप में बढ़िया ऑफर्स चल रहे हैं, और यूरोप की कंट्रीज ने बोला हुआ है कि आप आओ, सब होटल वोटल सब फ्री हमारी तरफ से. यार अब तो गड़बड़ हो गई.
हमने डॉलर खरीद लिए, बराबर है। एंड प्रॉब्लम ये है कि अब हम यूरोप जा रहे हैं जहां पे डॉलर नहीं चलता, तो वहां पे आपको, अगर आप यूके जा रहे हो तो आपको पाउंड यूज करना पड़ेगा, कंट्रीज में जा रहे हो तो आपको यूरो यूज करना पड़ेगा, यूरो यूज कर सकते हो आप, तो आपको यूरो चाहिए, ठीक है। मतलब डॉलर अब आपके पास में अननेसेसरी हो गया है, खरीद तो लिया बट अब उसका कुछ काम नहीं है। तो आप गए फिर से इसी डीलर के पास में और आपने डीलर को बोला कि अरे भैया, ये जो मैंने डॉलर 10,000 खरीदे थे ना, तो ये आप वापस ले लो, मैं आपको बेचना चाहता हूं, आई एम सेलिंग यू। मतलब डीलर अब बाय कर रहा है, ठीक है, डीलर बाय कर रहा है आपकी करेंसी, डॉलर्स बाय कर रहा है, तो वो अपना बिड रेट अप्लाई कर देगा, बाय का रेट अप्लाई कर देगा, बिड रेट बाय रेट, ठीक है, वो बाय का रेट अप्लाई करेगा। एंड जब वो बाय का रेट अप्लाई करेगा तो आप उसको जब $10,000 दोगे तो वो आपको कितना रिटर्न करेगा, वो आपको देगा रुपए, या मिस्टर ए को रुपए 8 लाख। क्यों? क्योंकि बाय रेट है 80 का, ठीक है। सो बिड रेट 80 का, आस्क रेट 82 का। जब वो सेल करेगा करेंसी आपको, मतलब आप जब बाय कर रहे हो, जब वो सेल करेगा करेंसी आपको, तो ही विल अप्लाई सिंपली सेल रेट, एंड जब आप से वो बाय कर रहा है तो ही विल अप्लाई बाय रेट। सो दिस इज हाउ द बिड एंड आस्क वर्क्स। सो बिड रेट एंड आस्क रेट। अब यहां पे अगर आप देखो तो इसने आपसे, अगर हम डीलर के एंगल से सोचे तो डीलर ने आपसे इतना पेमेंट कलेक्ट किया था और आपको इतना पे कर दिया। 8,20,000 कलेक्ट किया, 8 लाख पे किया, 8,20,000 मिला उसको रुपया, और 8 लाख का पेमेंट किया। अगर आप इस डिफरेंस को देखो तो ये जो डिफरेंस होता है दैट इज 8,20,000 माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 20,000। तो ये हो गया डीलर का प्रॉफिट इन राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन। राउंड ट्रिप का मतलब अगर आप उसी से बाय करके उसी से सेल कर लेते हो, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा जनरली होता नहीं है कि लोग उसी से बाय कर रहे हैं उसी से खरीद रहे हैं, लाइक उसी से बाय कर रहे हैं उसी को बेच रहे हैं। सो दिस नॉट लाइक जनरल सिनारियो, लेकिन एक राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन की ये एक कॉस्ट होती है, ठीक है। और ये जो कॉस्ट होती है ना, ये जो डिफरेंस होता है बिड एंड आस्क, बाय एंड सेल, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, बिड एंड आस्क का जो डिफरेंस होता है, उसे कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड, ठीक है। सो यहां पे हम बिड आस्क स्प्रेड निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। So spread in percentage terms is equal to bid minus ask, या ask minus bid, इसको आप निगेटिव में मत लेके जाना वैल्यू को, ठीक है, या उससे बेटर हम ask minus bid कर लेते हैं। ask minus bid divided by bid multiplied by 100 to arrive at percentage, एंड इसमें ask है हमारा 82 minus 80 divided by 80 multiplied by 100 which is equal to 2.5%, ठीक है। So 2.5% he will earn, and ये 2.5% on bid है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि हमने बेस में बिड ले लिया। तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट ऑन आस्क, ठीक है। सो आप स्प्रेड ऑन आस्क निकाल सकते हो, स्प्रेड ऑन बिड निकाल सकते हो, बट जनरली यू विल कैलकुलेट स्प्रेड ऑन बिड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो था उसका बाय, ठीक है, ये हो गया 8 लाख का बाय, ठीक है, बिड। सो अगर वो 8 लाख का एक राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है, मतलब उसके इक्विवेलेंट वैल्यू को, डॉलर को, अगर वो सर्कुलेट करता है, बाय भी करता है और सेल भी करता है, सो ही विल गेट 2.5% इन प्रॉफिट, इतना उसका रिटर्न है, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहां पे देखा उसका बिड था, ये डीलर का बिड था 80, तो 8 लाख का ट्रांजैक्शन है, मल्टीप्लाइड बाय 2.5% इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5% इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। सो क्या यही इसका प्रॉफिट है? यस, 20,000 इज द प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ द बिड आस्क पार्ट वर्क्स। तो बिड आस्क स्प्रेड का मतलब ये होता है, बिड आस्क रेट कोटेशन का मतलब ये होता है कि डीलर जो है वो बाय का रेट एंड सेल का रेट कोट कर रहा है।
अब यहाँ पे हमने एक ही इंसान का एग्जाम्पल ले लिया। अच्छा, अगर एग्जाम्पल लेना हो तो हम ऐसा भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा पॉलिश्ड एग्जाम्पल अगर लेना है तो। सो अगेन ये है हमारा डीलर, और डीलर ने अपने यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि बिड आस्क रेट डॉलर का जो चल रहा है $1 इज इक्वल टू, और मैं अब थोड़े से फाइन रेट्स ले रहा हूँ सो जो कि थोड़े रियलिस्टिक लगे। सो 80.50 एंड 80 पॉइंट या 81.50, ठीक है, 81.50, 80.50 एंड 81.50। अब एक बंदा आया डीलर के पास में, वो डीलर को बोल रहा है कि मुझे $1000 बेचना है, ही वॉन्ट्स टू सेल। डीलर के लिए कौन सा रेट अप्लीकेबल होगा? सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। डीलर के लिए कौन सा रेट, डीलर कौन सा रेट अप्लाई करेगा? डीलर अप्लाई करेगा बाय करने का रेट, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल या एक कंज्यूमर इसको सेल कर रहा है तो डीलर बाय कर रहा है, तो डीलर बाय कर रहा है तो डीलर अपना बिड रेट लगा देगा, और इसका मतलब इसको पेमेंट कितने का करेगा? कितना पेमेंट करेगा? 80.50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच इज 80,500, इतने का पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब यहां पे एक और बंदा आया, वो बोल रहे अरे मुझे ना $1000 खरीदना है, ही वॉन्ट्स टू बाय $1000। ये देख लो अगर दिख नहीं रहा तो, ठीक है। He wants to buy $1000। अगर वो बाय कर रहा है मतलब डीलर क्या कर रहा है? डीलर सेल कर रहा है उसको, ठीक है। तो अगर ये 1000 बाय कर रहा है तो डीलर इसको सेल कर रहा है, मतलब ये पेमेंट करेगा रुपए में। कितना पेमेंट करेगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 81.50, ठीक है। सो ये होता है 81,81,500। सो इतना पेमेंट इसने किया जो बाय कर रहा है, ठीक है। अब अगेन कैलकुलेट करो प्रॉफिट, यही $1000 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डीलर ने पे किया था कितना? 80,500 फॉर सेम $1000, ठीक है। एंड देन रिसीव किया 81,500 अगेन फॉर सेम 1000, ठीक है। तो पे एंड रिसीव किया तो ये 0 आ गया, और यहां पे देखो इसका प्रॉफिट आ रहा है 1000 का। गॉट इट? 1000 का प्रॉफिट आ गया। अगेन आप इसको फिर बिड आस्क स्प्रेड कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कितना उसका प्रॉफिट आएगा एंड इन परसेंटेज टर्म्स। सो अगर आपको अगेन स्प्रेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? स्प्रेड इज इक्वल टू 81.50 माइनस 80.50 डिवाइडेड बाय 80.50 इज इक्वल टू, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है। 81.50 माइनस 80.50 divided by 80.50 multiplied by 100 which is 1.24%, ठीक है। एंड देन अगर आप कैलकुलेट करो ये 80,500 पे प्रॉफिट ऑन बिड 80,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.24%, तो ये आ रहा है इज इक्वल टू 998.2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1000। ये हमने फ्रैक्शंस वगैरह छोड़ दिए तो उसकी वजह से फ्रैक्शन का डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो सिंपल है, बिड आस्क स्प्रेड वाला पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ही बेसिक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, ठीक है। चलो ट्विस्ट देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में क्या ले लिया ना कि डीलर जो है, डीलर सीधा एक कंज्यूमर से खरीद रहा है, दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है एंड उसमें से प्रॉफिट कमा रहा है। इन रियलिटी चीजें थोड़ी अलग तरीके से काम करती है, थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही अलग तरीके से काम करती है। आपने डीलर को देखा होगा ना, किसी भी एक नॉर्मल डीलर को देखो आप, तो डीलर का काम क्या होता है? अगर आप लैपटॉप वगैरह खरीदने कभी गए हो तो वो बोलता है ना कि हाँ हमारा गोडाउन है, हमारे गोडाउन में से ला रहे हैं। मतलब आप लोगों में से जो लोग बिजनेस में, उनको तो पता होगा डीलर कैसे काम करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते, जो बिजनेस फैमिली से नहीं आते, सो उन्हें थोड़ी सी ये चीज़ समझने में क्लैरिटी नहीं होती है। तो आप जैसे ही शॉप में गए
शॉप में जाने के बाद में आपको अगर वो डीलर है, लैपटॉप का डीलर है, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ स्टॉक में रखा हुआ है, गोडाउन से लेके आ रहा है लड़का, ठीक है। तो वो ऐसा दिखाते जैसे उन्हीं का गोडाउन है। इन रियलिटी होता क्या है कि वो डीलरशिप वाला बिजनेस है। तो वो आपसे ऑर्डर लेते हैं और वो ऑर्डर प्लेस करते हैं जो भी डीलरशिप है उसके पास में। तो मान लो आप एचपी का लैपटॉप लेने जा रहे हो, एचपी का लैपटॉप, तो वो जो डीलर होता है वो अपने पास से नहीं डिलीवर करता। मतलब आपको एचपी का लैपटॉप परचेस करना है, ठीक है, दिस इज यू एंड आप यू आर परचेसिंग दिस लैपटॉप, तो वो मार्केट या मान लो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, या इसको एक्चुअल मार्केट भी बोल सकते हैं, वहां से परचेस करता है, अपना मार्जिन ऐड करता है। मान लो लैपटॉप डीलर से उसको मिल रहा है, मार्केट से उसको मिल रहा है 40,000 का, उसमें अपना मार्जिन ऐड करेगा, प्लस मार्जिन जो उसका प्रॉफिट है, एंड ये आपको बेच देगा 45,000 में, ठीक है। समझ में आया कैसे काम कर रहा है ये? उसने मार्केट से परचेस किया, यानी जो एचपी का वहां पे स्टॉकिस्ट होगा, जिसने एचपी का स्टॉक मेंटेन किया होगा, उससे परचेस किया और उसमें अपना मार्जिन लोड करके आपको डिलीवर कर दिया। लगभग सिमिलर सिनारियो हमारे करेंसी मार्केट में भी चलता है। तो ये देखो कैसे होता है। ये है एक साइड जहां पे कंज्यूमर बैठा हुआ है, ये है डीलर, और ये है इंटरबैंक मार्केट। ठीक है। इंटरबैंक मार्केट एक्चुअल में मार्केट मेकर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मार्केट मेकर का? मार्केट मेकर ये प्राइसेस डिसाइड करते हैं, ये प्राइसेस कोट करते हैं, दीज आर दी पीपल। और ये जो मार्केट होता है इंटरबैंक मार्केट, तो इंटरबैंक मार्केट एग्जैक्टली ऐसा कोई मार्केट नहीं होता, फिजिकल लोकेशन नहीं होता है, दिस इज वर्चुअल कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट में क्या है, जो भी बड़े बड़े बैंक्स है जो करेंसी में ट्रेड करते हैं, जो करेंसी में डील करते हैं, तो वो सबका मिला के एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, और उस नेटवर्क को कहते हैं इंटरबैंक मार्केट। तो जिस भी डीलर को करेंसी चाहिए वो इंटरबैंक मार्केट से परचेस करता है और वो कंज्यूमर को डिलीवरी करता है। जिस भी डीलर के पास में करेंसी आई है, मतलब डॉलर से आए हुए हैं, तो वो इंटरबैंक मार्केट में बेचता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो अब यहां पे ना, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि लोग जो है, स्टूडेंट जो है, वो बिड आस्क में बहुत गलतियां करते हैं। तो इसका रीजन आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्यों गलतियां करते हैं। तो ये जो इंटरबैंक मार्केट है, इंटरबैंक मार्केट बिडास्क रेट कोट करता है। सो मैं $1 का ही रेट लेके चल रहा हूँ, एंड रेट जो कोट किया हुआ है वो है से 80.25 एंड 80.75, ठीक है। 80.25 80.75, इसके लिए स्प्रेड कितना हुआ? 0.50 का स्प्रेड, जो कि मैंने बहुत ही बड़ा स्प्रेड ले लिया। मतलब इंटरबैंक मार्केट के एंगल से ये स्प्रेड इतना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इमेजिन करो, क्योंकि इंटरबैंक मार्केट जो होता है ना, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स या बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, करेंसी में जो डील कर रहे हैं, वो ऐसे इक्का दुक्का $1,000-2,000 में ट्रेड नहीं कर रहे, वो तो बिलियंस डॉलर, 100 करोड़ डॉलर, 1,000 करोड़ डॉलर एक साथ में ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए अगर मान लो ये जो डिफरेंस है, ये बिडास का डिफरेंस मान लो 0.025 भी होता, तो भी इतना बड़ा प्रॉफिट बन जाता है वो, कि उन्हें इतना बड़ा मार्जिन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हम एग्जाम्पल, हम अकेडमिकली इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं, तो वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल फॉर सिंप्लिसिटी एंड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव। तो इसके लिए स्प्रेड हो गया 0.50। सो जो भी ट्रेड हो रहा है, ट्रेड के ऊपर इंटरबैंक मार्केट कमाएगा 0.5 का स्प्रेड। और रेट का कोट किया हुआ है 80.25 एंड 80.75, बिड एंड आस्क। और यहां पे है एक ट्रिक। ट्रिक क्या है? बिड आस्क, जब डीलर इसके पास में जाएगा, जब डीलर इंटरबैंक मार्केट में जाएगा, तो बिड आस्क रेट डीलर का नहीं होगा, ठीक है।
अगर डीलर मान लो डॉलर बेच रहा है तो बाय रेट लगेगा इंटरबैंक मार्केट का। क्यों? क्योंकि कोट किया हुआ है इंटरबैंक मार्केट ने। सेल रेट लगेगा इंटरबैंक मार्केट का। अगर डीलर परचेस करना चाहते हो तो सेल रेट लगेगा इंटरबैंक मार्केट का। क्यों? क्योंकि डीलर सेल, इंटरबैंक मार्केट सेल कर रहा है। ठीक है, ये बहुत एकदम क्लैरिटी से आपको दिमाग में रखना है कि इंटरबैंक मार्केट, डीलर एंड कंज्यूमर, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब इंटरबैंक मार्केट के पास में इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है, वो एक्चुअल में जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई किस डायरेक्शन में जा रही है, और उसके हिसाब से वो रेट्स कोट करते हैं। एंड बिकॉज दे आर द वन, जैसे मैन्युफैक्चरर प्राइस डिसाइड करता है ना उसके कमोडिटी की, उसके लैपटॉप की, उसके एसी की क्या प्राइस होगी, मार्केट डिसाइड करता है। तो उसे जैसे मैन्युफैक्चरर के एंगल से सोच के देखो तो उसको पता है डिमांड बढ़ गई है बहुत ज्यादा एसी की, और अपने पास में एसी की तो शॉर्टेज है, तो एसी की प्राइस बढ़ा दी उसने। इसलिए आप देखोगे लैपटॉप के, एसी के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, वो कंफर्म करते हैं कि आज का प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। सो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हुए, अगर मान लो ये सारे एसी, अगर सिर्फ आप एसी को कंसिडर करो और एसी मैन्युफैक्चरर्स का एक ग्रुप इमेजिन कर लो वर्चुअली, जस्ट इमेजिन इट, एंड अगर आप बोलो कि ये इंटरबैंक मार्केट है, तो इंटरबैंक मार्केट नहीं होगा, इंटर मैन्युफैक्चरर मार्केट हो जाएगा वो। ठीक है, सो ये मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट है जो रेट डिसाइड करते हैं एसी के, और उनके रेट को यूज करके फिर डीलर अपना रेट डिसाइड करता है। तो यहां पे देखो, ये जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, ये इंटरबैंक मार्केट ने रेट कोट किया हुआ है 80.25, 80.75 बिड आस्क। अगर इंटरबैंक मार्केट खरीद रहा है, इंटरबैंक मार्केट में बार बार बोल रहा हूं, वही एग्जाम में भी टर्मिनोलॉजी यूज होगी, लेकिन आपको सोचना है कि इंटरबैंक मार्केट में बहुत सारे बैंक है, किसी एक बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी एक बैंक को जाके बेचने या खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन बोलेंगे इंटरबैंक मार्केट। अब घर पे बात करते हैं ना कि हाँ मैंने ना सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के लाई, यार पूरी सब्जी मंडी से थोड़ी ना लाई, एक शॉप के पास में गए थे ना, एक वेजिटेबल वेंडर के पास में गए थे जो बेच रहा है आपको, मतलब उससे आपने खरीद के लाया टमाटर और बैगन, है ना, आपको पूरे मार्केट से थोड़ी ना खरीद के लाया हो। लेकिन बोलते वक्त क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी से सब्जी लेके आना। घर वाले भी यही बोलते हैं ना, सब्जी मंडी से सब्जी लेके आना। आप बोलते हैं सब्जी मंडी से सब्जी लेके आ गए, पूरी मंडी से नहीं लाया आपने, एक शॉप से लाया। सेम प्रिंसिपल यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं हम। इंटरबैंक मार्केट बोल रहे हैं, लेकिन सोचते वक्त यू हैव टू थिंक कि एक बैंक के पास में गया और वहां से हमने खरीद के लाया। ठीक है, चलो तो ये इंटरबैंक मार्केट ने रेट कोट कर दिया, बिड 80.25, आस्क 80.75। ओके, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीलर। इस रेट का यूज करके, किस रेट का यूज करके, ये जो रेट है ना, बिड एंड आस्क, इस रेट का यूज करके डीलर अपना बिड आस्क बनाता है। ठीक है, अपना बिड आस्क बनाएगा। कैसे बनाएगा वो? सोचो सोचो, कैसे बनाएगा डीलर, कैसे अपना बिड आस्क बनाएगा? तो डीलर अब अपनी मार्जिन ऐड करेगा बाय एडिंग मार्जिन। ठीक है, और डीलर बिड में जब मार्जिन ऐड करेगा, डीलर जब बिड में मार्जिन ऐड करेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, डीलर जब बिड में मार्जिन ऐड करेगा तो वो एक्चुअल में मार्जिन को रिड्यूस करेगा, या इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है ना उसको रिड्यूस करेगा। तो यहां पे इंटरबैंक मार्केट ने बिड रेट कोट किया था 80.25, तो डीलर जो है वो रेट कोट करेगा 80। ठीक है, सो 0.25 का मार्जिन ऐड कर दिया उसने। कैसे ऐड हुआ वो मैं समझा दूंगा आपको, आप जस्ट अभी फोकस करो कि हाँ मार्जिन ऐड हो गया है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब डीलर आस्क रेट के ऊपर मार्जिन ऐड करेगा, आस्क रेट के ऊपर मार्जिन ऐड करेगा, तो वो एक्चुअल में उतनी मार्जिन ऐड करेगा। अगर हम 0.25 की मार्जिन मान के चलते हैं, यहां पे भी मैंने 0.25 की मार्जिन ऐड की है, सो अगर हम 0.25 की मार्जिन बोलते हैं तो दिस विल बिकम 81, 80.00, 81.00, इस तरीके से। अब ये हो गया डीलर का बिड आस्क, जो रेट डीलर ने कोट किया हुआ है, और डीलर को स्प्रेड कितना मिल रहा है, ₹1 का पर डॉलर एक्सचेंज। ठीक है, चलो अब देखते हैं सिर्फ डीलर टू डीलर, मतलब एक लाइन देखते हैं, एक साइड की ट्रांजैक्शन देखते हैं। हम पूरा राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन ही देखेंगे। राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन क्या था कि डीलर से ही परचेस किया, डीलर को ही सेल किया, तो क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि सिर्फ डीलर को एक कंज्यूमर जो है वो डॉलर बेच रहा है, मतलब डीलर खरीद रहा है, एंड वी विल सी
कि कैसे डीलर इससे प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। ठीक है, जब डीलर परचेस कर रहा है और डीलर आगे इंटरबैंक मार्केट में बेच देगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पता है, डीलर कभी भी अपने पास में एसेट को नहीं रखता। जो कंज्यूमर, जो गुड्स वो बेच रहा है, इस केस में करेंसी बेच रहा है, लेकिन एसी या लैपटॉप के केस में हमने देखा था डीलर अपने पास में ज्यादा वो गुड्स नहीं रखता है। मान लो अगर दिन में 100 एसी अगर डीलर एक बेच रहा है, तो एक हाथ एसी शायद उसके पास का होगा, 99 तो उसने स्टॉक से उठा के आगे फॉरवर्ड किया हुआ है, अपने पास में उसने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। राइट, इन सिमिलर फैशन यहां पे भी वही होगा। देखते हैं कैसे। एक कंज्यूमर गया, कंज्यूमर मतलब आप अपने आप को ले सकते हो, आपके दोस्त को ले सकते हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपको जैसे भी श्रद्धा आपकी उसके हिसाब से ले सकते हो। मेरे से शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ को ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी गया कंज्यूमर, कंज्यूमर ने डीलर को बोला कि मैं $1,00,000, अब बड़ा अमाउंट लेते सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आएगा, $1,00,000 बेचना चाहता हूं। कंज्यूमर वॉन्ट्स टू सेल $1,00,000। ठीक है, और ऑब्वियसली अब डीलर जो है इसको रुपया पे करेगा। तो डीलर कितना रुपया पे करेगा? ये सेल कर रहा है, कंज्यूमर सेल कर रहा है, मतलब डीलर बाय कर रहा है, तो डीलर अपना बिड रेट अप्लाई कर लेगा, बाय का रेट अप्लाई कर लेगा। सिंपल है, बाय का रेट अप्लाई करेगा। दुनिया का नियम है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, यही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो डीलर सस्ता खरीदेगा, अगर उसको बेचना होगा तो महंगा बेचेगा। तो उसने सस्ता खरीदा, तो 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 लाख 80 लाख के आसपास में। ठीक है, नॉट आसपास में, एग्जैक्टली 80 लाख। ठीक है, तो ये 80 लाख का पेमेंट कर देगा डीलर। ओके, डीलर को $1,00,000 मिला, 80 लाख पे कर दिया। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, डीलर अपने पास तो रखता नहीं है, डीलर क्या करेगा? डीलर जाएगा इंटरबैंक मार्केट में। अब डीलर बोलेगा मैं $1,00,000 बेचना चाहता हूं। डीलर वॉन्ट्स टू सेल $1,00,000 ना। थोड़ा पेन की टिप छोटी कर लो, एक सेकेंड रुको। डीलर वॉन्ट्स टू सेल $1,00,000 ना। क्यों? क्योंकि डीलर के पास में $1,00,000 आया कंज्यूमर की तरफ से, तो डीलर क्या कर रहा है? डीलर बेच रहा है इंटरबैंक मार्केट में। डीलर वॉन्ट्स टू सेल, तो इंटरबैंक मार्केट अपना बाय लगाएगा। अब डीलर का बिड आस्क नहीं चलेगा, अब इंटरबैंक मार्केट का बिड आस्क चलेगा, और बाय हो जाएगा इंटरबैंक मार्केट के लिए। तो इंटरबैंक मार्केट अपना बाय लगाएगा। तो जब इंटरबैंक मार्केट अपना बाय लगाएगा, तो वो ये जो डीलर है उसे कितना पे करेगा? तो ऑब्वियसली ये रेट अप्लाई करके 80.25, तो ये कितना होता है? सो ये बना 80,25,000। सो इंटरबैंक मार्केट ने पे किया 80,25,000 रुपए। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन साइड को समराइज करते हैं। डीलर ने पे कितना किया था? आपको शायद दिख नहीं रहा है मेरी वजह से। डीलर ने पे कितना किया था? बोलो बोलो बोलो, कितना पे किया था? 80 लाख पे किया था कंज्यूमर को। जब वही $1,00,000 लेके जब डीलर ने इंटरबैंक मार्केट में बेचा, तो डीलर को कितना मिला? डीलर को मिला 80,25,000। पे किया 80 लाख, रिसीव किया 80,25,000। डीलर का प्रॉफिट देखा आपने? सी लाइक कितना बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन हो गया। हमने सिर्फ एक ही साइड को कंसीडर किया, हम भूल गए कि देर इज आस्क साइड, मतलब अदर साइड भी है ना। सो देर इज नो कंसिडरेशन टू अदर साइड एंड स्टिल डीलर इज एबल टू जनरेट प्रॉफिट। तो डीलर अगर हर बार ऐसा करे, हर बार डीलर अगर खींच ले, मतलब ओके चलो
मेरे पास में डॉलर आया, डीलर ने उसको आगे बढ़ा दिया, तुरंत तुरंत में आगे बढ़ा दिया बिना कुछ सोचे समझे, तो भी डीलर प्रॉफिट कमाएगा। तो डीलर को वेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई एक दूसरा इंसान आएगा जो मेरे से ये डॉलर खरीदेगा, जो मैंने अभी खरीदा एक कंज्यूमर से, वो दूसरा कोई आके मेरे से परचेज करेगा, उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो कर लेता है तो और बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो बहुत ज्यादा उसको डीलर को प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे दूसरी साइड देखते हैं। मान लो एक कंज्यूमर 2 है, ठीक है, ये C2 कंज्यूमर टू आया डीलर के पास में, और इसने डीलर को बोला कि मुझे $1,00,000 खरीदना है, परचेस करना है, ठीक है, $1,00,000 परचेस करना चाहता है, ठीक है। तो ये C2 डीलर को किस रेट पे पे करेगा? 81 पे। क्यों? क्योंकि डीलर का सेल रेट क्या है? डीलर का सेल रेट इज दिस, ठीक है। डीलर का सेल रेट इज दिस, गॉट इट? तो मतलब डीलर को कितना पैसा मिला? रुपीज 81 lakhs, ठीक है। डीलर ने रिसीव किया और पे कितना किया? मतलब डीलर ने परचेस किया था $1,00,000। तो डीलर को अब यहां पे थोड़ा सा पॉज ले लो कि यार ये जो चीज है ना, अब डीलर के पास में मान लो $1,00,000 नहीं है, तो डीलर क्या करेगा? तुरंत जाएगा इंटरबैंक मार्केट में, मतलब कहीं भाग के नहीं जाना है, अपने कंप्यूटर पे इंटरबैंक मार्केट में जाएगा और इंटरबैंक मार्केट से वो $1,00,000 तुरंत मंगा लेगा, ठीक है। तो डीलर ने $1,00,000 परचेज किया, जो उसने C2 को पे कर दिया या प्रोवाइड कर दिया, सेल कर दिया। तो डीलर ने अब 1,00,000 परचेज किया है, $1,00,000 परचेज किया, तो ऑब्वियसली इंटरबैंक मार्केट सेल रेट अप्लाई करेगा, और इस केस में सेल रेट अप्लाई होने के बाद में डीलर को कितना पे करना पड़ेगा? $80,75,000। सो ये पे किया डीलर ने, ठीक है। 81 लाख रिसीव किया था $1,00,000 को प्रोवाइड कराने के लिए, बट जब डीलर ने उसको आगे बढ़ाया ट्रांजैक्शन को, और डीलर ने जब उसको इंटरबैंक मार्केट से खरीदा, तो डीलर को 80,75,000 ही पे करना पड़ा। चलो, तो यहां पे देख लेते प्रॉफिट कितना हुआ डीलर का। इतना पे किया, इतना रिसीव किया, फिर से दिखा 25,000 का प्रॉफिट। गॉट इट? समझ में आया किस तरीके से काम कर रही है? 25,000 का 25,000 नहीं हुआ, ये बहुत ही अलग हो गया अमाउंट। 25,000 का प्रॉफिट हुआ इन रुपीज टर्म्स डीलर को। अब हम एक बार सोच लेते हैं या देखते हैं कि इंटरबैंक मार्केट को, अगर इसको पूरा राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन कंसीडर करें, ऐसा एक ही डीलर नहीं होगा ना, इंटरबैंक मार्केट के पास में तो बहुत सारे डीलर होंगे, तो इंटरबैंक मार्केट को टोटल में कितना प्रॉफिट हुआ? तो इंटरबैंक मार्केट ने जो रुपया पे किया हुआ है, पे किया टू बाय $1,00,000। एक सेकेंड, रुको रुको रुको, ये रिसीव है, इंटरबैंक मार्केट के लिए ये रिसीव है। क्यों? क्योंकि ये डीलर ने पे किया था ना डॉलर खरीदने के लिए, तो इंटरबैंक मार्केट ने इतना रिसीव किया, और पे कितना किया है? पे किया हुआ है इतना, बराबर है। एक बार, ठीक है, ठीक। 8,25,000 and 8,75,000 डीलर ने, सॉरी, इंटरबैंक मार्केट ने
पे किया 80,25,000 एंड रिसीव किया 80,75,000। ये किस रेट पे किया था और ये किस रेट पे किया था, याद है? 80.25 के हिसाब से और ये 80.75 के हिसाब से, बराबर है? रेट याद है? इंटरबैंक मार्केट का प्रॉफिट, बोलो बोलो, इंटरबैंक मार्केट का प्रॉफिट 50,000 का, ठीक है। एंड सेम इसका भी प्रॉफिट। अब डीलर को बेनिफिट कब होता है? अगर डीलर यहीं के यहीं अगर अपने ट्रांजैक्शन चलाए, मतलब डीलर को पूरा मौका मिल जाए कि यहीं पे उसने परचेस कर लिया, इस रेट पे परचेस कर लिया और इस रेट पे बेच दिया, तो देन डीलर विल जनरेट हायर प्रॉफिट, ठीक है। तो क्योंकि फिर ये इसकी रिस्क हो गई, डीलर की रिस्क हो गई। जब डीलर अपने पास में करेंसी होल्ड करके फिर सर्कुलेट करता है, अपने पास में $1,00,000 होल्ड कर लिए, देखो मार्केट में फ्लक्चुएशन तो कंटिन्यूस होते रहता है ना, तो डीलर अगर अपने पास में होल्ड करे और फिर आगे बेचे तो डीलर विल हैव लाइक हायर प्रॉफिट्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, आपको ये अगर सोचे तो इस पर्टिकुलर केस में भी डीलर ने तो ठीक है इतना प्रॉफिट जनरेट किया है, लाइक टोटल अगर देखें तो 1,00,000 के आसपास में, क्योंकि आप अगर यहां पे डिफरेंस देखोगे तो टोटल $1 पे $1 मतलब $1,00,000 पे $1,00,000 का प्रॉफिट डीलर को होना चाहिए, बराबर है। लेकिन डीलर इंटरबैंक मार्केट को भी तो प्रॉफिट दे रहा है अपना शेयर, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिफरेंस जो है, ये जो पूरा डिफरेंस है, ये सिर्फ डीलर का थोड़ी ना है, इसमें तो शेयर मिला हुआ है इंटरबैंक मार्केट का भी। और अगर इंटरबैंक मार्केट में अगर उसको 50,000 का पेमेंट करना है, जो कि इंटरबैंक मार्केट का प्रॉफिट है, तो डीलर को बचता है, ये प्रॉफिट हो गया इंटरबैंक मार्केट का। और डीलर का जो स्प्रेड था वो 80 माइनस 81, तो 1 के हिसाब से चल रहा था पर डॉलर, एंड टोटल फिर $1,00,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, बराबर है। पर उसमें इंटरबैंक मार्केट का जो ये जो 50,000 था वो माइनस कर लो, तो डीलर को प्रॉफिट हुआ 50,000 का। गॉट इट? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट समझ में है ये कैसे ऑपरेट करता है पूरा का पूरा मार्केट, ठीक है। सो इसमें हम फिर बाद में देखेंगे कि डीलर के कोटेशन किस तरीके से काम करते हैं, एंड जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में हम स्पेसिफिकली और देखेंगे कि स्पेसिफिकली लाइक मार्जिन एडिंग कैसे होती है, मार्जिन लोडिंग कैसे होती है। अगर 0.2% मार्जिन बोल दे या 20% मार्जिन या 1% मार्जिन, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है आपको, उस मार्जिन का एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो हमेशा याद रखना, जस्ट टू सम इट अप, जो भी इंटरबैंक मार्केट ने रेट कोट किया हुआ है, मैं यहां से फिर से एक बार फ्रेश लिखूंगा, जो भी इंटरबैंक मार्केट ने कोट किया हुआ है रेट, इंटरबैंक मार्केट अपना बिड देगा एंड आस्क देगा, इस तरीके से इंटरबैंक मार्केट ने कोट किया हुआ है। इसका जो स्प्रेड होगा वो नैरोअर होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इंटरबैंक मार्केट लाखों डीलर्स के साथ में एक साथ डील कर रहा है, और उसको क्या है ना, इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होता है कि वो छोटे स्प्रेड में भी बहुत जनरेट कर लेगा, बहुत ज्यादा कमाता है कोई एक डीलर के कंपैरिजन में इंटरबैंक मार्केट, ठीक है। आप एक ट्रांजैक्शन को कंपेयर करो तो वो छोटा लगेगा आपको, बट अगर आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन को कंसिडर करो तो इट विल बी वेरी वेरी ह्यूज, राइट। जैसे आप किसी भी मार्केट में कंसिडर कर सकते हो, ये जो प्रिंसिपल अप्लाई करता है ना, ये हर जगह पे अप्लाई करता है। अब सब्जी वालों को देखोगे ना, तो सब्जी वाले अपने लेवल पे, अगर मान लो कोई सब्जी 50 रुपए kg उन्होंने मार्केट से खरीदी, तो वो उसको 70 रुपए kg में बेच रहे हैं। लेकिन जो डीलर होता है वो डीलर कम मार्जिन ऐड करता है। अरे यार जस्ट अ सेकेंड, डीलर जो है वो कम मार्जिन ऐड करता है। एक सेकेंड देना, ठीक है, ओके चल। सो ये हो गया इंटरबैंक मार्केट। जब डीलर अपना बिड आस्क निकालेगा तो बिड में से मार्जिन को माइनस करेगा एंड आस्क में मार्जिन को ऐड करेगा, एंड ये बनेगा बिड आस्क डीलर का। ये हो गया डीलर, ये हो गया इंटरबैंक मार्केट। और इसका जो स्प्रेड होगा, मतलब डिफरेंस, ये ज्यादा बड़ा होगा हमेशा ही।
इंटरबैंक मार्केट के स्प्रेड के कंपैरिजन में डीलर का स्प्रेड हमेशा ज्यादा वाइड होगा। क्यों? क्योंकि डीलर उतने ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है जितने बड़े ट्रांजैक्शन इंटरबैंक मार्केट करता है। गॉट इट? चलो, सो ये था आपका डीलर वाला बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार एक काम करते हैं हम लोग ना, एक बार आपका बुक देख लेते हैं और बुक में देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं, सो दैट आपके दिमाग में सारी चीजें एकदम फ्रेश हो जाए। ठीक है, चलो, मतलब पता रहे आपको, याद रहे, एंड समझ में आए कि क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, द बेसिक इंट्रोडक्शन, जो हमने कल पहले ही कर लिया है, और इसके साथ में भी धीरे धीरे इस पूरे टॉपिक को इवॉल्व करेंगे। देन वी हैव द नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लॉरो अकाउंट्स। सो बैंक्स अपने जो अकाउंट्स मेंटेन करती है इंटरनेशनली, तो उसका पर्पस क्या होता है, किस अकाउंट को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लॉरो अकाउंट से सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, मतलब बहुत फंडामेंटल चीज़ है। एंड फिर नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लॉरो अकाउंट या नॉस्ट्रो अकाउंट से ही रिलेटेड कैश पोजीशंस क्या होती है और एक्सचेंज पोजीशंस क्या होती है, बहुत बेसिक डिस्कशन है। देन कम्स द एक्सचेंज रेट कोटेशन, सो अमेरिकन टर्म एंड यूरोपियन टर्म। इसको मैं क्विकली समराइज कर दूं, ठीक है। जो ये यूएस वाले होते हैं ना, ये बड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं, ठीक है। सो यूएस में पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी जो भी होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ डॉलर, जैसे हमने कल देखा था ना 0.0125 रुपीज, सॉरी डॉलर्स पर रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया अमेरिकन टर्म्स। तो अमेरिका में बैठो, दिमाग अपना अमेरिका में लेके जाओ, अज्यूम करो तुम न्यूयॉर्क में बैठे हुए हो और न्यूयॉर्क में बैठ के आप रेट कोड देख रहे हो। ओके यार, रेट कोड दिख गया मुझे कि 1 रुपया उसकी कीमत, मुझे कितना डॉलर पे मुझे कितना डॉलर पे करना पड़ेगा टू बाय 1 रुपीज, ठीक है। सो ये टाइप जो है, ये कोटेशन का फॉर्म जो है, ये अमेरिकन टर्म्स हो गई। तो अमेरिका वाले अपनी दुनिया अलग चलाते हैं, ठीक है। सो इन इकोनॉमिक्स, इन फाइनेंस इंडस्ट्री या अक्रॉस द ग्लोब, आप हर भी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, सो देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। दो कंट्रीज है, एक अमेरिका है और एक नॉन अमेरिका है। नॉन अमेरिका मतलब जो कंट्रीज अमेरिका नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका अपने हिसाब से चीजें बनाता है और नॉन अमेरिका फिर उसको या तो कॉम्पनसेट करता है या फॉलो करता है। वैसे यहाँ पे कॉम्पनसेट किया हुआ है, कैसे देखो, तो अमेरिकन टर्म्स बन गए ये वाले, ठीक है। तो बचा हुआ जो रेट कोटेशन है, ठीक है, जब पर डॉलर के फॉर्म में किसी भी करेंसी को कोट किया जा रहा है, $1 इक्वल टू हाउ मेनी यूरोज, $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी जापानीज येन एंड सो ऑन। सो अगर इस तरीके से कोटेशन चल रहा है तो उसको बोलते हैं यूरोपियन टर्म्स, ठीक है। जब फॉरेन करेंसीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डॉलर्स, सारी फॉरेन करेंसी जब उनको 1 यूनिट में कोट किया हुआ है तो दैट बिकम्स अ अमेरिकन टर्म्स ऑफ कोटेशन। एंड जब यूरोपियन टर्म्स होता है उसका मतलब हुआ कि डॉलर को 1 में कोट किया हुआ है, 1 यूनिट ऑफ डॉलर, सिंपल। अगर हम एग्जाम्पल है तो $1 इज इक्वल टू ₹80, तो ये हो गया यूरोपियन टर्म्स, ठीक है। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसका एग्जाम या बस अंडरस्टैंडिंग के एंगल से काम है। वो आप रियल लाइफ में अगर आप यूएस में काम कर रहे हो तो ही आप अमेरिकन टर्म्स में देखोगे इन सब चीज़ों को, अदरवाइज वी विल बी डीलिंग विथ लाइक यूरोपियन टर्म्स ओनली, ठीक है। देन कम्स द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड, जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है ये टेबल जो कि कोटेशन प्रोवाइड करता है। एंड आई एम इंटेंशनली यूजिंग अपना करिकुलम, मतलब आईसीआई का जो बुक है उसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो वीडियोस देख रहे हो, मे बी यू आर लाइक, क्या बोलते हैं ना, हर किसी के पास में ऑब्वियसली सेम रिसोर्सेस नहीं रह सकते, एक्सेप्ट फॉर ये वाला जो बुक है, सबके पास में एसएफएम का मॉड्यूल होगा, ठीक है। बाकी अदर दूसरे बुक्स यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं फंडामेंटल या फाउंडेशन बुक जो लेके चल रहा हूँ, बेसिक बुक जो लेके चल रहा हूँ, ये अपना वाला जो मॉड्यूल है उसको लेके चल रहा हूँ, बट उसके साथ में मैं अपना एड ऑन करते जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये वाला एक टेबल दिया हुआ है, वही रेट कैसे कोट किए हुए हैं। अगर आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखना चाहो आईएनआर का, तो ये हो गया यूएसडी, और यहाँ पे सारे जो है ये 1 यूनिट ऑफ करेंसी है, ठीक है। सो यूएसडी, 1 यूएसडी इज इक्वल टू हाउ मेनी आईएनआर्स, ठीक है। 1 USD is equal to how many INRs? So 54.5405, बहुत ही पुराना लग रहा है मुझे तो, ठीक है। अभी तो लहू लुहान हो चुका है अपना रुपीस। अगर आप यहाँ पे आओ तो 1 रुपया, 1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, ये देखो दिखा 0.0184। एंड इसी तरीके से आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, से SGD एंड USD। तो 1 SGD इज इक्वल टू हाउ मेनी USD, और अगर आप यहां पे आते हो तो 1 USD इज इक्वल टू हाउ मेनी SGD, ठीक है।
सो अगर आपको यहां से यहां जाना है तो यू हैव टू सिंपली डू 1 डिवाइडेड बाय ये वाला रेट विच इज 1.2202 आई गेस बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 1.2202 और ये किया तो आंसर आया ये वाला 0.8197। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक सेटअप चलता है। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग बिड ऑफर एंड स्प्रेड जो रहता है उसका, दैट इज बिड आस्क एंड स्प्रेड। ऑफर एंड आस्क एक ही चीज होती है। सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया इन परसेंटेज टर्म्स क्या होता है। ठीक है, अब हमें देखना है क्रॉस करेंसी रेट्स। सो क्रॉस करेंसी रेट्स यहाँ पे क्रॉस रेट दिया हुआ है, मैं क्रॉस करेंसी रेट को भी कवर करते चलूंगा साथ में। क्रॉस करेंसी रेट, ठीक है, क्रॉस करेंसी रेट क्या होता है तो बाद में समझेंगे, मैं समझाने लग गया था। ठीक है चलो, तो ये हो गया। फिर पिप्स का डिस्कशन आता है, बहुत थियोरेटिकल डिस्कशन। यहाँ पे जो क्रॉस रेट का डिस्कशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्रॉस करेंसी रेट नहीं, क्रॉस रेट का अगर डिस्कशन दिया हुआ है, ये क्या है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड देखा, तो रुपीज टू यूएसडी अगर दिया हो, इंडिया में बैठे हुए हो आप, रुपीज टू यूएसडी कोड देखा आपने, तो एक कोड हो गया, लाइक से मान लो डायरेक्ट कोड, और सॉरी रुपीज टू यूएसडी इनडायरेक्ट कोड, और डॉलर टू रुपीज अगर आप देख रहे हो तो डॉलर टू रुपीज अगर आप देख रहे हो तो डायरेक्ट कोड। ठीक है, पहला वाला रुपीज टू डॉलर इनडायरेक्ट कोड एंड देन डायरेक्ट कोड। तो आप रुपीज डॉलर इस टाइप का अगर कोटेशन देख रहे हो किसी भी फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो वो नॉर्मल कोटेशन हो गया। क्रॉस रेट का मतलब क्या हुआ, आप इंडिया में बैठ के रेट देख रहे हो डॉलर टू यूरो, तो दोनों ही करेंसी आपकी नहीं है। जब दोनों ही करेंसी आपकी नहीं है, जो अपनी करेंसी नहीं है, तो वो बन जाता है डॉलर टू यूरो, डॉलर टू यूरो। ठीक है, गॉट इट। नहीं, वो बन जाता है क्रॉस रेट, सो डॉलर टू यूरो नहीं। जस्ट सेकेंड, थोड़ा पानी पीने दो। ठीक है, चलो, तो जब एक कंट्री में बैठ के आप करेंसी के कोटेशन देख रहे हो जिसमें दोनों ही करेंसीज आपकी अपनी कंट्री की नहीं है, दोनों ही करेंसीज आपकी अपनी कंट्री की नहीं है, सो दैट विल बी क्रॉस रेट फॉर यू। ठीक, कुछ भी ले सकते हो आप, येन टू डॉलर, यूएसडी टू एसजीडी, एयूडी टू एसजीडी, इट कैन बी एनीथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। ठीक है, देन आता है पिप्स। पिप्स क्या होता है, उसका डिस्कशन बहुत छोटा सा डिस्कशन है कि प्राइस कितना मूव कर सकता है, सिंपल। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है वो जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग। सो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कोटेशंस देखने हैं फिर हमें, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कोटेशन, देन फॉरवर्ड पॉइंट डिटर्मिनेशन, देन उसके बाद में ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट देखना है, वही फॉरवर्ड से रिलेटेड जो हमारा कल का डिस्कशन रहेगा। मर्चेंट रेट्स, लाइक बहुत थियोरेटिकल डिस्कशन अगेन। देन इसके बाद में एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग। ठीक है, तो हमारा कल का प्राइमरी डिस्कशन जो रहेगा वो एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग एंड एक्सचेंज रेट को कोटेशन जो उसके काम करते हैं वो कैसे होते हैं। सो एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग के अपने कुछ थियरीज बनी हुई है एक फॉरवर्ड रेट की। सो फर्स्ट थियरी इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी, देन वी हैव द परचेसिंग पावर पैरिटी, देन वी हैव द फिशर इफेक्ट। सो ये है इसकी थियरीज। सो ये थियरीज खत्म होने के बाद में वी हैव कंपैरिजन इन थियरीज का। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है, ये सब थियोरेटिकल डिस्कशन है। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सपोजर, एंड देन उसके बाद में ट्रांजैक्शन इन एक्सपोजर, एंड देन उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, एक बार एक्सपोजर देख लिया, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एज वेल एज ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या क्या होता है मैं समझा दूंगा। उसके बाद में फिर उसकी हेजिंग कैसे करनी है उसका पॉइंट आएगा, उसका डिस्कशन आएगा, वो बाद में आएगा। देन उसके बाद में हेजिंग कैसे करनी है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। देन उसके बाद में आएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वही प्राइसिंग एंड डिस्काउंट, हमने थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी डिस्कस कर लिया। देन उसकी प्राइसिंग डिस्काउंट वगैरह जो रहता है। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, फेट ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है ये। सो ये हमें देखना है। ठीक है, एंड दिस विल बी आई गेस एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ आर वही चल रहा है, मतलब फेट ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एंड देन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, ये सब थियोरेटिकल डिस्कशन है जो आपके जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें क्लियर होते जाएगा, ये अपने आप ही क्लियर होते जाएगा। ठीक है,
और ठीक, सो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सो हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। गॉट इट? चल, सो अब हम लोग अपने डिस्कशन पे मूव बैक करते हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस क्रॉस करेंसी रेट क्या होता है। अभी वो आपके करिकुलम में शायद नहीं है, मतलब एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है उसके, क्रॉस करेंसी रेट के। ठीक है, चलो, क्या होता है ये क्रॉस करेंसी रेट? एक ऐसी कंट्री है, मैं वही देख रहा हूँ, लेट्स से हांगकांग। ठीक है, एंड एक है अपना इंडिया। ओके, चलो देखो, मान लो आपने हांगकांग से कुछ इंपोर्ट किया हुआ है, कुछ सामान, गुड्स वगैरह, और अभी आपको पेमेंट करना है। ठीक है, और आपको पेमेंट करना है HKD, इतना 1 लाख HKD का पेमेंट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके जेब में है रुपया, और भयंकर रुपया, बहुत सारा रुपया आपकी जेब में, रुपए की कोई कमी नहीं है आपके पास में। अब ये रुपए से आपको HKD खरीदना है, हांगकांग डॉलर्स खरीदने हैं। अब प्रॉब्लम ये है यार कि मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है मतलब आप खरीदने की कोशिश तो कर रहे हो, बट देर इज नो डायरेक्ट कोटेशन इन बिटवीन आपका HKD एंड रुपीज। तो खरीद कैसे सकते हैं? तो हम मार्केट में गए, डॉलर का रेट चेक कर लिया और डॉलर खरीद लिए। अब अगर मान लो कि आपको जैसे अभी अगर HKD का रेट मिल जाता, एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सो ये सिनारियो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन समझने के एंगल से मोर देन इनफ है। ठीक है, सो 1 HKD इज इक्वल टू 7.005। तो ये अगर रेट आपके पास में अवेलेबल है तो आप रुपया पे करके 1 लाख डॉलर तो खरीद लेते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम थी नहीं, डॉलर में HKD की बात कर रहा हूं। लेकिन मान लो अगर इस टाइप का कोई कोटेशन अवेलेबल नहीं है, ये दोनों ही करेंसी डायरेक्टली ट्रेड नहीं करती, मतलब आप रुपीज को HKD के साथ में डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई कोटेशन ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई कोट अवेलेबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में हम लोग क्या करेंगे, ये हमें डिस्कस करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है विद द हेल्प ऑफ करेंसी, क्रॉस करेंसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी करेंसी है जो दोनों में, जिसका कोटेशन अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते ये USD वाला जो डॉलर है अपना, तो ये डॉलर रुपीज भी कोट अवेलेबल है और HKD USD भी कोटेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो नाउ वी विल यूज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वी विल यूज और वी विल टेक द सपोर्ट ऑफ USD एंड देन हम लोग HKD में उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो हमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मैं इलस्ट्रेशन लेके चल रहा हूँ। सो हमें रिक्वायरमेंट है HKD 1 लाख। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे पास में जो कोटेशंस अवेलेबल है वो कुछ इस तरीके से। सो $1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ जो हमने थोड़ी देर पहले टेबल देखा था ना, वो मैट्रिक्स देखा था USD एंड बाकी की करेंसीज वाला, USD INR वगैरह जिसमें हमने देखा था, मैं उसी के रेट्स लेके चल रहा हूँ। सो दैट आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट रहे, अगर आप भी अपने साथ में, मतलब अपने साथ में नहीं, इनके साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो सो यू कैन सिंपली टेक दीज टाइप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास में $1 इज इक्वल टू 54.405 रुपीज। एंड हमें फिर से क्या लगेगा, HKD $2। तो $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी HKDs?
7.7526, 7.7526 ये है HKD, ठीक है। और हमें किसमें से किसमें जाना है, रुपीज से लेके HKD में जाना है। गॉट इट। चलो, सो ये आपका इलिस्ट्रेशन। क्यों हो रहा है ये सब प्रपंच, क्योंकि हमारे पास में डायरेक्टली कोटेशन अवेलेबल नहीं है रुपीज टू HKD का। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये पहले देख लेते हैं। एक बार आपको सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आ गया तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। सो हमारी रिक्वायरमेंट है रुपीज पर HKD, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और हमें ये रेट निकालना है। हमारे पास में ये अवेलेबल नहीं है कि यार मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा HKD को बाय करने के लिए सो दैट आई कैन पे HKD। सो वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्रॉस करेंसी के थ्रू जा रहे हैं। क्रॉस करेंसी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली एक बार समझ लो कि हम अपना रुपया दे के डॉलर खरीदेंगे, हमारे पास में डॉलर आ गया, फिर हम हमारा डॉलर दे के HKD खरीदेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि HKD2 हम लोग डायरेक्टली रुपीज टू HKD खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उसका रेट अवेलेबल नहीं है। तो हमने रुपया दिया और डॉलर खरीदे, फिर डॉलर खरीदे, वो डॉलर को प्रोवाइड किया, सेल किया और उसके अगेंस्ट में HKD खरीदे और HKD जो आ गया वो भिजवा दिया वहां पे, है ना, सिंपल है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लो एक बार, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो रूल ये है, यू हैव टू ऑलवेज सेट अप इक्वेशन इन अ मैनर। तो हमारे पास में क्या क्या रेट अवेलेबल है, तो रुपीज टू डॉलर अवेलेबल है, ठीक है। एंड देन हमारे पास में और क्या अवेलेबल है बोलो, डॉलर टू HKD अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप रहेगा वो आपको किस तरीके से करना है ये देखो, रुपीज रुपीज और HKD HKD, ठीक है। तो रुपीज न्यूमरेटर में है और हमारे पास में ये कोटेशन अवेलेबल है, ये पहला कोटेशन अवेलेबल है, ये दूसरा कोटेशन अवेलेबल है, बराबर है, ये दोनों कोटेशन अवेलेबल है ना। तो हमें ये दोनों कोटेशन को प्लेस करना पड़ेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता था ना कि कोई पूछेगा मुझे कि HKD डिवाइडेड बाय डॉलर ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो उसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि HKD डिवाइडेड बाय डॉलर क्यों नहीं लिखना है, डॉलर डिवाइडेड बाय HKD क्यों लिखना है। तो आपको ये जो प्लेसमेंट करनी है ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, दैट इज रुपीज पर HKD निकाल रहे हो आप, मतलब एक HKD के लिए मुझे कितना रुपया पे करना पड़ेगा वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो है उसमें रुपीज न्यूमरेटर में आना चाहिए और दूसरा वाला क्योंकि HKD डिनोमिनेटर में तो HKD डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ठीक। और अगर आप देखो तो ये डॉलर डॉलर क्योंकि एक जगह पे डिवीजन में, एक दूसरी जगह पे मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इफेक्टिवली देखो तो ये हम क्या लिख रहे हैं, तो दिस इज अगेन रुपीज डिवाइडेड बाय HKD। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों सेम ही है। इट इज जस्ट डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे रेट कोटेशन इस तरीके से, तो डिनोमिनेटर में हमने डॉलर ले लिया, यहां पे हमने डॉलर ले लिया और यहां पे डॉलर ले लिया। एग्जाम में अगर आपको सेटअप करना है तो कैसे करोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपको पता है कि आपको HKD की रिक्वायरमेंट है, आपकी जेब में रुपया है, मतलब आपको रुपीज पर HKD निकालना है। आप दोनों निकाल सकते हो, आप HKD पर रुपीज निकाल सकते हो, आप रुपीज पर HKD निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली आपके कैलकुलेशन जो होंगे आगे वाले वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आप रुपीज पर HKD निकाल रहे हो, एक HKD की कीमत रुपए में है, तो कुछ भी नहीं, रुपीज पर HKD ऐसा लिख लो। दोनों में कॉमन करेंसी कौन सी है, डॉलर डॉलर, तो यहां पे डॉलर लिख दिया, यहां पे डॉलर लिख दिया, गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। और ये कैंसिल हो जाता है तो आपका इक्वेशन तो वैसे ही है। अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो सिंपली देखो क्या करना है वैल्यू पुट करते वक्त, पहला वाला कोटेशन है ये वाला कोटेशन है, ठीक है। रुपए लिखा हुआ है 54.405, 54.405 रुपया लिखा हुआ है और डॉलर कितना लिखा हुआ है $1, तो यहां पे 1 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब किसी के ध्यान में अगर नहीं आया हो तो उनके लिए। और यहां पे $1 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय नीचे में HKD लिखा हुआ है विच इज 7.7526, ठीक। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या आता है 54
54.405 divided by 7.7526, which is 7.017 रुपीज, क्योंकि ये रुपए पर HKD है। ठीक है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है HKD 1 लाख और अब आपको रेट मिल गया है, तो आप इक्वल टू ये कितने रुपए हो जाएंगे, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7.017, विच इज इक्वल टू 7 लाख 70170 है ना, 7,01,000 अप्रोक्सीमेटली इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अब मैं सेम आंसर ना लगभग सारे तरीके यूज करके आपको बता सकता हूं। सारे तरीके मतलब सारे कोटेशन के फॉर्मेट्स। ठीक है, चलो अब कोटेशन का फॉर्मेट चेंज करते हैं। तो ये जो हमने HKD लिया था, $1 HKD, $1 इज इक्वल टू XYZ HKD। तो अब मैं क्या करता हूं, 1 HKD लेता हूं, 1 HKD इज इक्वल टू, अब मैं एक HKD के लिए कितने डॉलर होते हैं वो कोट कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू $0.129, 0.129। ठीक है, सो दिस इज डॉलर। ओके, चलो फिर से एक बार इक्वेशन का सेटअप वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगेन वी विल स्टार्ट विद आवर कैलकुलेशन। जैसे कि मैंने बताया था, रुपीज वाले कोटेशन को देखो, रुपीज टू डॉलर के कोटेशन को देखो, तो रुपीज कितना लिखा है 54.05 डिवाइडेड बाय डॉलर कितना लिखा हुआ है 1, मल्टीप्लाइड बाय डॉलर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे डॉलर कितना लिखा हुआ है 0.129, एंड इसमें HKD कितना लिखा हुआ है, HKD लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो उस कोटेशन में जैसा दिया हुआ है वैसा लिख लेना, 1 एंड देन इस तरीके से, लाइक 1 HKD एंड देन दिस मच। अब इसको सॉल्व कर लो, फिर से एक बार आंसर वही आएगा, 54.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.129। कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? हाँ, द फ्रैक्शन एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, 6.972। ठीक है, क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि 7.7526 का जो आंसर आता है यहाँ पे 2, एक्चुअली में ये 29 की जगह पे 289 ऐसे आता है ये। ठीक है, और अगर इसको प्रोसेस करते तो 54.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.1289 एंड आंसर इज लगभग उतना ही आ रहा है। ठीक है, सो देयर इज सम फ्रैक्शन वाला एरर। फ्रैक्शन एरर नहीं, मेरी गलती है, 405 आना चाहिए था यहाँ पे। अब सॉल्व करो, 54.405 मल्टीप्लाइड बाय 0.1289, 7.012 एग्जैक्टली सेम आया। ठीक है, और इसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो भाई 7 लाख के आसपास में रुपए आपको उतने पे करने पड़ेंगे। अब हम एक बार उल्टा करके देख लेते हैं, व्हाट इफ हम लोग उल्टा चलते कि 1 रुपए की कीमत निकालेंगे, HKD डिवाइडेड बाय 1 रुपया, मतलब कितने HKD आते हैं 1 रुपए में। अब कैसा सेटअप करेंगे, याद रखना मैंने क्या बताया था, HKD ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका रुपया, HKD डिवाइडेड बाय रुपीज, HKD डिवाइडेड बाय रुपीज। कॉमन करेंसी क्या है दोनों में, तो HKD के अगेंस्ट में डॉलर अवेलेबल है और डॉलर के अगेंस्ट में रुपीज अवेलेबल है, फिर प्रिंसिपल अप्लाई हो गया, काट दोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा, तो आपके पास में HKD डिवाइड बाय रुपीज बचेगा, जो कि हमारा ये कोटेशन है। ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, फिर से एक बार वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। HKD कितना, HKD टू डॉलर वाले कोटेशन में कितना HKD है, तो 1 HKD है, और डॉलर कितना है 0.129 मल्टीप्लाइड बाय डॉलर टू रुपीज, डॉलर एक ही दिया हुआ है और रुपीज कितना दिया हुआ है 54.405। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 0.129 मल्टीप्लाइड बाय 54.405 डिवाइड इक्वल्स टू, तो इसका आंसर आ गया 0.1424 HKD, एंड दिस इज फॉर HKD
के डी पर रुपीज। 1 रुपए में कितने एच के डी आते हैं? ठीक है, आपको टोटल पेमेंट करना है 1,00,000 एच के डी का। तो कितने रुपए लगेंगे उसके लिए? कैसे निकालेंगे इसको? हमारे पास में अब रेट कौन सा है? हमारे पास में रेट है एच के डी का। गॉट इट? कैसे निकालेंगे? सिंपल आंसर। तो इसका आंसर आता है 1,00,000 डिवाइडेड बाय 0.1429 और फिर इसका आंसर आएगा रुपीज लगभग 6,99,000, वही 7,00,000 के आसपास में 790। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन एरर काफ़ी ज़्यादा होंगे इसमें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आ रहा है लगभग। तो हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया? किसी के दिमाग में आ रहा है कि डिवाइड क्यों किया? पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी डिवाइड कर दिया अचानक से। तो डिवाइड करने का रीजन सिंपल है कि यार 1 रुपए में इतना एच के डी आता है ना, 1 रुपए में इतना एच के डी। ठीक है, तो मतलब 1 रुपया पूरा खर्च करोगे, पूरा 1 रुपया खर्च करोगे तो थोड़ा सा एच के डी आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1,00,000 एच के डी को अगर मुझे पे करना है, 1,00,000 एच के डी अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे रुपया ज्यादा लगेगा। ठीक है, सिंपल नियम है। अगर इसको आपने 0.1429 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, क्योंकि हमारे पास में रेट अवेलेबल है 1 रुपए में कितने एच के डी आएंगे। ठीक है, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया होता तो गड़बड़ हो जाती। क्या गड़बड़ होती? सिंपल सी गड़बड़ है ना, कि ये आंसर और छोटा हो जाता। और छोटा हो जाता तो उसका मतलब क्या होता है? रुपीज बहुत कम देने पड़ रहे, जो कि गलत है, प्रिंसिपल लेवल पे गलत है। ठीक है, सो हमेशा याद रखना कि अगर 1 रुपए में इतनों से ही एच के डी आ रहे हैं और आपको 1,00,000 एच के डी की रिक्वायरमेंट, तो मतलब रुपया ज्यादा लगेगा। तो रुपए की अमाउंट को बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए अगर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो यू हैव टू डिवाइड इट सो दैट यू गेट द प्रॉपर आंसर। इसका एक और अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है कि हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया, या जब भी हम लोग कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखें प्रॉपरली, ये ठीक है, ये है एच के डी। ठीक है, एच के डी 1,00,000, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है रुपीज में, और मेरे पास में जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? 1,00,000 एच के डी पर रुपीज। अगर मुझे इसको लिखना होता तो मैं इसको कैसे लिख सकता था? 0.1424 एच के डी पर रुपीज। ठीक है, या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, 0.142, ये 9 था ना शायद, एच के डी डिवाइडेड बाय रुपीज। अब जिनको मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा है उनके लिए कुछ भी नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? 1,00,000 एच के डी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, ये वाला रेट मेरे पास में, ये याद रखना, रेट ये अवेलेबल है 0.1429 एच के डी डिवाइडेड बाय रुपीज। ठीक है, क्योंकि पर रुपीज है, 1 रुपए की कीमत है ना। मैथ्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये कैसे हो जाएगा? ये इधर में आके अगर आप इस पर्टिकुलर टर्म को, ये उल्टी होके आती है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? सिंपली अगर मैं इसको हटा दूं और इसको उल्टा करके अप्लाई करना होता है, सो 1 रुपीज डिवाइडेड बाय 0.1429 एच के डी। ये एच के डी कट हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 0.14, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 0.1429, इसका आंसर आएगा 699,790 रुपीज। समझ में कि हम उसको डिवाइड ही क्यों किए? तो देयर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशन। सबसे शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है? उसका शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन तो यही है कि देख लो आपके पास में रेट क्या अवेलेबल है, 1 रुपए का रेट अवेलेबल है, एंड से जो एच के डी है वो बहुत कम आ रहा है, 1 रुपए के अगेंस्ट में एच के डी बहुत कम आ रहा है, और आपको 1,00,000 एच के डी की रिक्वायरमेंट है, मतलब रुपया ज्यादा आएगा, है ना। अगर 1 रुपए में 0.1 एच के डी आता है और आपको 1,00,000 एच के डी चाहिए, तो रुपया तो बहुत ज्यादा लगेगा ना। और उसके तो आप अपनी इक्वेशन को ऐसा सेट करो कि आपका रुपया बहुत ज्यादा लगना चाहिए, और एक बार ये आंसर निकल गया तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये मैंने दे दिया। मैं सिमिलर एक्सप्लेनेशन आपको रुपीज और डॉलर के लिए दे दूं,
ये हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, $1 इज इक्वल टू ₹80 लेके चलते हैं ना, 80 वाला एग्जाम्पल। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ₹1 ठीक है। अब मान लो आपको रिक्वायरमेंट है $1,00,000 की। अब सेम प्रिंसिपल मैं यहां पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। मेरे पास में रेट कौन सा अवेलेबल है, $80 पर। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, $80 पर। तो अब मैं यहां पे लेके आ जाता हूं इसको, ठीक है। और मुझे इस तरीके से लेके आना है कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। $80 पर। तो याद है ना, $1,00,000 को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करो, ये डॉलर डॉलर कट गया, इसको 80 से मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा ये रुपीज में आएगा। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि मैथ्स क्या काम कर रहा है इसके पीछे। जिनका इंट्यूशन अच्छा है उनको वैसे क्लियर हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी नहीं इसमें। और वैसे ही मान लो अगर मेरे पास में रेट कोटेशन दिया होता इसकी जगह पे 0.0125 डॉलर पर रुपीज, अगर इस टाइप से मेरे पास में कोटेशन होता तो इसको ऑब्वियसली नाउ यू आर एक्सपर्ट कि $0.0125 डिवाइडेड बाय रुपीज, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। और मेरी रिक्वायरमेंट है $1,00,000 की। तो मैं क्या करूंगा, $1,00,000 को कन्वर्ट करना है मुझे रुपीज में, कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो। कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग, $0.0125 डिवाइडेड बाय रुपीज। अब वही ये नीचे वाली टर्म उल्टी होके उसका रेसिप्रोकेट होके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें मतलब कोई ऐसी मेरे से उम्मीद मत करना कि ये भी मैं समझाने लग जाऊं आपको। 0.0125 ये हो गया डॉलर, या इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो डॉलर, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा रुपया, ये डॉलर डॉलर कैंसिल। अब इसका सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा 80 lakhs, ठीक है। सो प्रिंसिपल्स यही है। अब एक बार एक और काम करते हैं हम लोग, क्रॉस करेंसी रेट को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास में रेट कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, शॉर्ट में लेके चल रहा हूं मैं। $1 इज इक्वल टू CNY 6.3162, 1 CNY is equal to JPY 12.362, ठीक है। एंड 1 JPY Japanese yen is equal to 8 INR 0.6955, ठीक है। ये रेट्स मिले हुए आपको रेट कोटेशन से, ये ठीक है। और मान लो किसी एक दुनिया में ऐसी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, वो मार्वल में देखा होगा ना, मल्टीवर्स रहता है, अलग अलग यूनिवर्स रहते हैं, तो वैसा कोई एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पे रुपीज, ये INR और USD का रेट कोटेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब आप INR को USD में कन्वर्ट नहीं करा सकते, और आपकी रिक्वायरमेंट है $1,00,000 तो अब हम इसमें से कन्वर्शन कैसे करें, मतलब आपके पास में कैसा अवेलेबल है, देखो INR टू JPY अवेलेबल है, JPY टू CNY अवेलेबल है, CNY टू USD अवेलेबल है, INR टू USD डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इन दोनों में कोई भी कॉमन करेंसी नहीं मिल रही है ना। तो हमें 3 जंप्स लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, INR यूज करके हम लोग JPY खरीदेंगे, जापानीज येन खरीदेंगे, JPY को यूज करके हम लोग CNY खरीदेंगे, एंड CNY का यूज करके हम लोग USD खरीदेंगे, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सो मान लो हम लोग रुपीज पर डॉलर का सेटअप लेके चल रहे हैं। रुपीज पर डॉलर का रेट निकालेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे इजी है मल्टीप्लाई करने के हिसाब से। एंड फिर हम रुपीज पर डॉलर का यूज करके ये पूरा इक्वेशन सेटअप करके अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। सो याद रखना कैसे करना है इसको। अगर 3
करेंसी जम्प्स लेनी है आपको, मतलब पहले वाले में सिर्फ दो डबल क्रॉस करेंसी था, यहाँ पे ट्रिपल क्रॉस करेंसी है। सो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, बस एक टर्म एक्स्ट्रा लिख देना, क्योंकि यहाँ पे तीन है, तीन कोट्स है ना, तो ये पहला कोट, ये दूसरा कोट, ये तीसरा कोट। अब यहाँ पे केयरफुली देखो कि क्या करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे रुपीज, ये रुपीज पर डॉलर वैसे ही लिख दिया मैंने, रुपीज न्यूमरेटर में, डॉलर डिनोमिनेटर में। INR JPY, तो INR JPY के साथ में दिया हुआ है, तो रुपीज JPY, ठीक है। अब JPY से पैरेलल जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो देख लो। JPY यहां पे मिल रहा है हमें, ठीक है। तो अगला जो कोड जाएगा वो JPY और CNY का जाएगा, क्योंकि मुझे JPY कॉमन चाहिए, तो JPY एंड CNY वाला अगला कोड जाएगा। लेकिन इसको लिखते वक्त ऐसे लिखना है, याद रखो, इसको लिखते वक्त ऐसे लिखना है कि JPY कैंसिल हो जाए, तो JPY और CNY। अब यार कोई ये भी तो लिख सकता था ना, CNY और JPY, ऐसा भी तो लिख सकता था, लेकिन गलत है, फिर JPY कटेगा नहीं। हमारा पर्पज है JPY को काटना है, तो यहां पे आएगा JPY एंड CNY, ठीक। फिर इसके बाद में CNY एंड डॉलर, ये हो गया आपका CNY डॉलर, तो CNY डॉलर यहां पे आ गया, JPY CNY यहां पे आ गया, रुपीज एंड JPY यहां पे आ गया। गॉट इट? ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है, सारे मल्टीप्लीकेशन में है। और यहां पे आप देख सकते हो ये इसके साथ कट जाता है, ये इसके साथ कट जाता है, ठीक है, और घूम फिर के रुपीज और डॉलर ही बचता है। अब करते हैं इसको सॉल्व करना शुरू, तो वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो रुपीज JPY, बोलो रुपीज JPY, रुपीज JPY, रुपीज 0.6955 ऐसा दिया हुआ है, JPY 1 दिया हुआ है तो 1 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय, दूसरे वाले में आ जाओ, यहां पे JPY दिया हुआ है 12.362 डिवाइडेड बाय CNY कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो CNY 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय CNY पर डॉलर, CNY कितना दिया हुआ है 6.3162 डिवाइडेड बाय डॉलर कितना दिया हुआ है, $1 दिया हुआ है। ये तो कोइंसिडेंटली ऐसा आ गया, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट कोइंसिडेंस, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई 0.6955 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना 362 मल्टीप्लाइड बाय, अरे गलत हो, 0.6955 मल्टीप्लाइड बाय 12.362 मल्टीप्लाइड बाय 6.3162 एंड आंसर इज 54.30 रुपीज पर डॉलर। एंड फिर यहां से आगे तो आप एक्सपर्ट हो, ये आंसर जो है आपका रुपीज है, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है $1,00,000 की, you will simply multiply it with 54.30 and what is your answer? 1,00,000 multiplied by 54.30, your answer is 5,43,000, 54 lakh, sorry, 54,30,000. Got it? So this is how we process cross currency. तो क्रॉस करेंसी के आंसर, इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप क्रॉस करेंसी को इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा अगेन सेकेंड लेक्चर। सो अगले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, वी विल सी फॉरवर्ड रेट एंड फॉरवर्ड रेट थियरीज जो है उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एंड देन उसके साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और अगले वाले सेशन से प्रॉपर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस करेंसी का क्वेश्चन जो है अवेलेबल है, क्रॉस करेंसी डायरेक्टली क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है, बस ये दिक्कत है, मतलब कॉन्सेप्ट में नहीं दिया हुआ है क्रॉस करेंसी क्या होता है, बट क्वेश्चन में अवेलेबल है, ओके। चलो, सो दैट्स ऑल, यहाँ तक की थी हमारी पार्ट कहानी, मतलब पहला पार्ट कहानी का, दूसरा पार्ट कहानी का। फिर इसके बाद में भी डिस्कस करेंगे अगले सेशन में फॉरवर्ड्स एंड फॉरवर्ड रेट्स, ओके। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।